तो हमारे ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी दबंग लड़की योन से, जिसके 3 भाई हैं। एक दिन वो सामान खरीद कर वापस घर लौट रही होती है कि तभी उसे अपने एक भाई की एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिससे उसका भाई ब्रेकअप कर चुका होता है। लेकिन वो लड़की और उसकी सहेलियां गुस्से में योन को ही पकड़कर पीटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके भाई ने योन के लिए उसका दिल तोड़ा है। बेचारे योन का तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी उसे धुन दिया जाता है। घर पहुंचते ही योन आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाइयों से पूछती है कि इस बार किसने लड़की को छोड़ा है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर योन उन सब की नींद से उठी हुई बिखरे बालों वाली हालत की फोटो खींच लेती है और धमकी देती है कि अगर सच नहीं बताया तो ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगी। आखिरकार उनमें से एक भाई मान जाता है कि उसी ने लड़की को छोड़ा था, लेकिन उसका भाई बड़े आराम से कहता है कि ये पहली बार नहीं है, वो तो हैंडसम है और लड़कियां खुद उस पर मरती हैं, इसलिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। बस फिर क्या था, योन उसकी धुनाई शुरू कर देती है और कहती है शर्म नहीं आती, बेचारी का दिल तोड़ दिया। यहीं से योन के दिल में हर हैंडसम लड़के के लिए नफरत और बढ़ जाती है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो कांग की, जो बेहद हैंडसम लड़का होता है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में बैठा आराम से स्केच बना रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। लड़की लगातार कैंग को देख रही होती है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम जाता है, कैंग सीधे लड़की के पास पहुंच जाता है और उसका नंबर मांग लेता है। लड़की तो उसकी खूबसूरती पर पहले से ही फिदा थी, इसलिए तुरंत नैपकिन पर अपना नंबर लिख देती है। लेकिन कैंग वो नैपकिन लेकर सीधे लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे नंबर थमा देता है। लड़का हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है, तो कैंग कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर है और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि ये बड़ी जल्दी पट जाती है। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और मजेदार बात ये होती है कि वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि योन का भाई निकलता है। योन का और एक भाई उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ योन ट्रेनर की जॉब करती है। स्कूल की सारी लड़कियाँ उस पर फिदा रहती हैं, लेकिन योन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और अपने भाई को सजा देती रहती है कि वो किसी लड़की को डेट न करे, क्योंकि आखिर में मार तो उसे ही खानी पड़ती है। तभी योन को उसके बॉयफ्रेंड जंग का कॉल आता है जो उसे डिनर पर बुलाता है। योन तुरंत सोच लेती है कि शायद आज वो शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। खुशी के मारे वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे उसका खूबसूरत ड्रेस मांगती है ताकि जुंग के सामने अच्छी लगे, लेकिन उसकी दोस्त साफ मना कर देती है। तब योन उसे धमकाते हुए कहती है लगता है तू मौत से खेलना चाहती है। डर के मारे आखिर दोस्त ड्रेस दे देती है। फिर योन तैयार होकर जंग से मिलने पहुंचती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और योन के अंदर की प्यारी और मासूम लड़की भी बाहर आने लगती है। तभी जुंग अपनी जेब में हाथ डालता है और योन को लगता है कि अब वो रिंग निकाल कर प्रपोज करेगा, लेकिन जुंग रिंग की जगह आईना निकालता है और कहता है कि वो यहाँ रिश्ता खत्म करने आया है। वो कहता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसके स्टेटस और पैसे के हिसाब से हो और दिखने में भी खूबसूरत हो, मतलब तुम्हारी तरह नहीं। ये सुनकर योन पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके दिल में हैंडसम लड़कों के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी दोस्त के पास जाकर फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाती है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तब योन हमेशा की तरह अपना दुख खाने में निकालने लगती है। दूसरी तरफ कैंग अपने पुराने स्कूल के दिनों को याद कर रहा होता है, जब वो बहुत मोटा था, उससे बदबू आती थी और स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। उन दिनों को याद करते ही उसकी हालत खराब होने लगती है और किसी तरह वो खुद को संभाल कर वॉशरूम तक पहुंचता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसे सलाह देता है कि उसे अपने अतीत का सामना करना होगा और अपने पुराने क्लासमेट्स को दिखाना होगा कि अब वो कितना हैंडसम, अमीर और सफल बन चुका है। कैंग डॉक्टर की बात मान लेता है और अपने पुराने दोस्तों की पार्टी में पहुंच जाता है। जैसे ही सब उसे देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। पार्टी की सारी लड़कियां उसके आसपास मंडराने लगती हैं, लेकिन योन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कांग जैसे ही सबके साथ बात करने की कोशिश करता है, योन बीच में ही उसकी बात काट कर सीधे वेटर से खाना ऑन ऑर्डर करने लगती है। ये देखकर कैंग थोड़ा चिढ़ जाता है और उसके पास जाकर बात करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि यही वो लड़की है जिससे वो बचपन में नफरत करता था और असल में वही उसकी सबसे बड़ी ट्रॉमा की वजह भी थी, क्योंकि स्कूल के दिनों में कांग अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और कई बार क्लास में ही उसकी पैंट में पॉटी हो जाती थी। इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और योन भी उन लोगों में शामिल थी जो उसे चिढ़ाती थी। जैसे ही उसे ये सब याद आता है, उसका पेट फिर से खराब होने लगता है और वो किसी तरह खुद को संभालते हुए पार्टी छोड़कर निकल जाता है। घर पहुंचकर कैंग सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। उसके दिमाग में बार बार योन और पुरानी बातें घूमती रहती हैं। आखिरकार वो फिर डॉक्टर के पास जाता है और योन की तस्वीर बनाकर दिखाता है। तब डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो हमेशा योन की फोटो अपने पास रखे, ताकि धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाए और जब वो असल में उसके सामने आए तो उसे फिर से वो हालत न हो। दूसरी तरफ
यौन की दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि उसका डेट है और वो चाहती है कि यौन भी साथ चले। यौन मान जाती है। तब उसकी दोस्त उसे बोलती है कि इस बार थोड़ा अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, थोड़ा क्यूट और स्टाइलिश बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त भी आने वाला है। रात में वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और वहाँ जाकर बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि दोस्त के बॉयफ्रेंड का दोस्त कोई और नहीं बल्कि कैंग ही होता है। असल में ये पूरा प्लान उसी ने बनाया था ताकि वो यौन से मिल सके। भाई साहब चुपचाप बड़ा गेम खेल रहे थे। फिर कांग बड़ी चालाकी से कहता है कि क्यों ना दोनों कपल्स अलग अलग टाइम बिताएं ताकि उनके दोस्त आराम से एंजॉय कर सकें और वो दोनों भी थोड़ी बात कर लें। यौन भी मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब कांग उसे देख देख कर अपने दिमाग में फिल्म चला रहा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यौन भी बाकी लड़कियों की तरह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुकी होगी। वो सोचता है अब क्या करूं, सीधे प्रपोज मार दूं क्या? और आखिर में वो सच में यौन को डेट करने के लिए पूछ लेता है। लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि येन उसे साफ मना कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। कांग उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो लोगों के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है। एक दिन वो स्कूल का चक्कर लगा रहा होता है कि तभी उसकी नजर मैदान में ट्रेनिंग देती हुई यौन पर पड़ती है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसे यौन की आदत डालनी होगी, तभी वो अपने डर पर काबू पा सकेगा। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो उनकी तस्वीरें खींचेगा। लेकिन चालाकी ये होती है कि बाहर से ऐसा दिखाया जाता है जैसे सेक्रेटरी की फोटो ली जा रही हो, जबकि असल में कैमरा यौन पर होता है। बाद में जब कैंग अपने ऑफिस में जाकर तस्वीर जूम करके देखता है, फोटो में वो कांग को ऐसी खतरनाक नजरों से घूर रही होती है कि बेचारे की फिर से हालत खराब होने लगती है। इसके बाद यौन अपनी दोस्त से मिलती है, जहां उसकी दोस्त उसे समझाती है कि कैंग कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि स्कूल मालिक का बेटा है, इसलिए उससे अच्छे से पेश आना चाहिए वरना नौकरी गई समझो। लेकिन यौन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद कांग मैदान के पास से गुजर रहा होता है कि तभी यौन उसे इशारा करती है। कांग उसे देखकर डर जाता है और सीधा अपनी कार की तरफ भागता है। लेकिन जब वो कार के शीशे में देखता है तो यौन अब भी उसे इशारा कर रही होती है। तब कैंग को लगता है कि शायद उसकी महंगी कार का असर हो गया है और यौन आखिरकार इम्प्रेस होने लगी है। इसके बाद कांग कर्मचारियों के साथ मीटिंग में बैठा होता है, जहां सब लोग हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं क्योंकि खाने में सिर्फ सब्जियां और फल होते हैं, कोई मीट या बारबेक्यू नहीं। तभी स्कूल का डॉक्टर चुपके से कहीं से एक मांस का टुकड़ा लेकर आता है और यौन को दे देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यौन खाने की कितनी दीवानी है और साथ ही वो उससे थोड़ा करीब भी आना चाहता है। फिर कांग अचानक यौन से पूछता है कि अगर किसी छात्रा ने किसी मोटे और बदसूरत छात्र को तंग किया हो तो वो क्या करेगी। ये सुनते ही यौन भड़क जाती है और कहती है कि अगर वो लड़की उसे मोटा और बदसूरत बोल रही थी तो झूठ थोड़ी बोल रही थी, वो सच ही तो कह रही थी। यौन का ये जवाब सुनकर कांग अंदर तक हिल जाता है। तभी यौन की दोस्त गलती से ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिरा देती है। माहौल और ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उसकी दोस्त उसे अलग ले जाकर डांटती है और कहती है कि अभी के अभी जाकर कैंग से माफी मांगो वरना नौकरी से निकल जाओगी। मजबूरी में यौन मन मारकर कैंग से माफी मांगने जाती है, लेकिन कांग उसका अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि यौन आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, जो बुलिंग को गलत ही नहीं मानती। ये सुनकर यौन और ज्यादा चिढ़ जाती है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, यहाँ तक कि उसे दीवार से चिपका देती है। कांग घबरा जाता है और तुरंत बोल पड़ता है, ठीक है, मैंने माफी एक्सेप्ट कर ली, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या। बेचारा कांग पूरी तरह डर चुका होता है और वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। उसके जाने के बाद सारे स्टाफ वाले उसे ढूंढने लगते हैं और योन की दोस्त उससे पूछती है, तूने आखिर उसे किया क्या है। लेकिन योन मासूम बनकर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ कैंग सीधे अपने डॉक्टर के पास पहुँचता है और बताता है कि जैसे ही योन उसके करीब आती है उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर तुरंत मुस्कुराकर कहता है, बेटा इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन कैंग को इस बात पर यकीन ही नहीं होता और वो वहाँ से निकलकर दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ डॉक्टर बोलता है कि उसे बस थोड़ी तबीयत खराब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैंग इतना परेशान हो जाता है कि स्कूल से छुट्टी ले लेता है। अगले दिन यौन आराम से बैठी होती है कि तभी स्कूल का डॉक्टर हमेशा की तरह उसके लिए एक सेब लेकर आता है। अब ये उसकी डेली हैबिट बन चुकी थी। तभी यौन की नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ती है जिसमें वो और कांग बचपन में साथ दिखाई देते हैं। फोटो देखकर वो कहती है, काश ये अभी भी पहले जैसा बदसूरत होता, इतना हैंडसम बनने की क्या जरूरत थी। फिर वो पूछती है कि कैंग स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसे रेसिंग टीम के बजट पेपर पर उसके साइन चाहिए। लेकिन उधर कैंग को पूरा यकीन हो चुका होता है कि यौन उससे प्यार करने लगी है और बहाना ढूंढकर उससे मिलने आना चाहती है। वो फोन पर एटीट्यूड मारते हुए कहता है कि वो अभी बिजी है, बाद में मिलेगा, लेकिन अगर काम बहुत जरूरी है तो वो उसके घर आ सकती है। और कांग हैरान रह जाता है जब यौन तुरंत मान जाती है। रात के समय यौन उसके आलीशान घर पहुंचती है। कांग अकेला रहता था, इसलिए बेचारा पहले से ही नर्वस बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। ऊपर से यौन अपने साथ नींबू का जूस भी लेकर आती है। फिर वो बजट वाले पेपर निकाल कर
उसे समझाने लगती है। कैंग बाहर से तो कूल बनने की पूरी एक्टिंग करता है, पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से पेपर पढ़ता है, लेकिन जैसे ही योन वॉशरूम जाती है वो लंबी सांस लेकर खुद को संभालने लगता है। असल में भाई साहब अंदर से पूरे डरे हुए थे। दूसरी तरफ येन उस विशाल विला में रास्ता ही भूल जाती है, क्योंकि घर इतना बड़ा होता है कि वॉशरूम ढूंढना भी मिशन बन जाता है। फिर जूस पीते वक्त जूस गलती से उसके कपड़ों पर गिर जाता है, तो वो अपना शर्ट उतार देती है और ऐसे ही जाकर कैंग के पास बैठकर बजट समझाने लगती है। अब कैंग की हालत और खराब हो जाती है। वो इतना नर्वस हो जाता है कि तुरंत वहाँ से उठकर भागने लगता है। योन उसके पीछे जाती है, तभी कंग अचानक रुक जाता है और योन सीधे उससे टकरा जाती है। दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। कंग पूरी तरह पैनिक हो जाता है और आखिर में उसे उठाकर सीधा घर के बाहर छोड़ आता है। उसके बाद कंग हर वक्त योन के बारे में सोचने लगता है। उसे हर जगह वही दिखाई देने लगती है। बेचारा इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे लगने लगता है जैसे उस पर कोई प्यार वाला कर्ज लग गया हो। फिर वो योन का शर्ट धोकर प्रेस करके बड़े प्यार से वापस भेजता है और साथ में बजट अप्रूवल वाले पेपर्स भी साइन करके भेज देता है। कुछ दिनों बाद योन अचानक कैंग को एक बेहद खूबसूरत और क्लासी लड़की के साथ डेट पर देख लेती है। वो लड़की बड़े नजाकत से खाना खा रही होती है, बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में। तभी कैंग को योन का खाने का तरीका याद आ जाता है, जो पूरी दुनिया भूलकर बस खाने पर टूट पड़ती थी। और फिर भी वो उस क्लासी लड़की के साथ होते हुए सिर्फ योन के बारे में सोच रहा होता है। रात में जब कैंग घर लौटता है तो उसे फिर से योन दिखाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि वो हमेशा की तरह इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है उसे एहसास होता है कि इस बार योन सच में वहाँ मौजूद है। योन उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है। फिर दोनों थोड़ी देर साथ चलते हैं और योन को बचपन की वो आदत याद आती है जब वो हमेशा कांग को परेशान किया करती थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कांग फिर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर उसे अपने डर पर जीत हासिल करनी है तो उसे अपनी फीलिंग्स का सामना करना होगा। तब कैंग फैसला करता है कि वो योन को फूल देगा। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंचता भी है, लेकिन जैसे ही योन उसकी तरफ देखती है कांग इतना घबरा जाता है कि तुरंत फूल खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर एक दिन कैंग अपने डॉक्टर से मिल रहा होता है कि तभी योन उसे अचानक देख लेती है, लेकिन दूर से उसे ऐसा लगता है जैसे कैंग किसी आदमी को हग कर रहा हो। बस फिर क्या था, योन को गलतफहमी हो जाती है कि कैंग लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्टेड है। अगले दिन कैंग योन से कैजुअली पूछता है कि रेसिंग टीम की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। योन खुशी से बताती है कि सब बढ़िया चल रहा है, खासकर उस बजट की वजह से जो उसने अप्रूव किया। फिर वो कांग को सलाह देती है कि इंसान को हमेशा अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, फिनिश लाइन पर नजर रखनी चाहिए और गोल पाने के लिए खुद को और पुश करना चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। कांग उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो ट्रैक की फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाती। तभी वो उसे फोन करके कहता है, मुझे मेरे सपने की फिनिश लाइन बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है वो योन की ही बात कर रहा होता है। बाद में वो उसे मैसेज करके एक जगह बुलाता है। जब योन वहाँ पहुँचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कैंग ने उसकी टीम के लिए एक ऑफिशियल ट्रेनिंग स्पेस बनवा दिया होता है। खुशी से भरी योन उसे थैंक्स कहती है, लेकिन तभी कैंग उससे कहता है कि वो चाहता है कि योन हमेशा उसके साथ रहे और कभी उसे छोड़कर न जाए। लेकिन योन को तुरंत वो लड़की याद आ जाती है जिसे उसने कैंग के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। इसलिए वो कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। खुद को रिजेक्ट महसूस करके कैंग वहाँ से चला जाता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बेस्ट फ्रेंड पर निकालता है। बाद में योन सोचने लगती है कि ये सब काफी अजीब है। अगर कैंग किसी दूसरी लड़की के साथ था तो फिर उसने उससे कन्फेशन क्यों किया। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कैंग के पास जाकर कहती है कि वो उसकी दोस्त बनने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही कैंग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, योन उसका गाल पकड़कर वार्निंग देती है, सिर्फ दोस्त, उससे आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो सीधा थप्पड़ पड़ेगा। कैंग तुरंत डर कर माफी मांग लेता है और उसे घर छोड़ने की ऑफर देता है। लेकिन जैसे ही दोनों उसके घर पहुंचते हैं, योन के भाई कांग पर टूट पड़ते हैं। बेचारा कांग कंफ्यूजन में चिल्लाने लगता है, ये क्या हो रहा है, कैसे कोई लड़की दो लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है और तुम सबको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो दोनों योन के भाई हैं। ये सुनते ही उसका मूड अचानक खुशी से भर जाता है। उसे राहत मिलती है कि योन किसी को डेट नहीं कर रही। अगले दिन कांग बाहर योन का इंतजार करता है। योन उसे देखते ही दौड़कर हग कर लेती है, क्योंकि वो उसे अपने भाइयों जैसा मानती है। लेकिन कैंग तो इस अचानक हग से शॉक हो जाता है। फिर वो उसके लिए केक लेकर आता है और पूरी कोशिश करता है कि वो भी उसे हग कर ले, लेकिन योन तुरंत उसे डांट देती है और बोलती है, ए लड़के, शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं। अगले दिन स्कूल में कैंग दूर खड़ा होकर बस योन को देखता रहता है। हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस योन को देखकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। उसका असिस्टेंट भी ये बदलाव देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि कांग पिछले कुछ दिनों से जरूरत से ज्यादा खुश रहने लगा था।
था। फिर यौन डॉक्टर के पास जाती है और देखती है कि डॉक्टर चिप्स खा रहा है। अब यौन को तो खाने से प्यार था, इसलिए वो उससे चिप्स छीनने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार जीत भी जाती है, लेकिन उसी चक्कर में गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। तब डॉक्टर उसका पैर ठीक करने लगता है। तभी अचानक कांग वहाँ पहुँच जाता है और डॉक्टर को यौन का पैर पकड़ते देख आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को दूर धकेल देता है। फिर वो यौन को डांटने लगता है कि वो किसी दूसरे आदमी के करीब क्यों जा रही थी और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो उसे सजा देगा। इतना बोलकर कैंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल भुन चुका होता है। ऑफिस पहुंचकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। फिर वो अपना फोन निकालता है और दोनों की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। फोटो झूम करके धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, ये कितनी प्यारी है। दूसरी तरफ यौन को अब समझ आने लगता है कि कांग उससे जलता है, इसलिए वो कांग के दोस्त के पास जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। पहले तो वो घुमा फिरा कर बात करता है, लेकिन यौन उसे इतना डराती और मारती है कि आखिरकार वो सब सच उगल देता है। वो बताता है कि कांग चाहता था कि यौन उससे प्यार करे ताकि बाद में वो उसके साथ वही कर सके जो यौन ने बचपन में उसके साथ किया था, यानी उससे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर यौन पूरी तरह टूट जाती है। वो सीधे कांग के पास जाती है और गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है कि कांग झूठा और घटिया इंसान है और उसे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। फिर कांग गुस्से में अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त कहता है कि उसने ये सब इसलिए बताया ताकि यौन उससे दूर रहे, क्योंकि कहीं वो उसके पैसों के पीछे ना हो। ऊपर से वो मजाक में कहता है कि मैं अब और मार नहीं खा सकता, क्योंकि येन पहले ही उसका हाथ तोड़ चुकी है। अगले दिन येन स्कूल जाती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी हो। उसकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यौन कहती है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, मुझे अपनी जिंदगी से हर हैंडसम लड़के को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाकर शांत करती है। तभी कांग वहाँ आता है और यौन को तुरंत ऑफिस में बुलाता है। यौन उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, लेकिन क्या करे, बॉस जो ठहरा। ऑफिस में कांग उसे आदेश देता है कि अब से वो उसकी कार का ध्यान रखेगी, ओनियल बदलेगी और उसकी पर्सनल ड्राइवर भी बनेगी। अगर उसने मना किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मजबूरी में यौन मान जाती है, लेकिन अंदर से बेहद परेशान होती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर हमेशा की तरह खाने के लिए कुछ मांगती है। वहीं वो डॉक्टर को कांग की सारी हरकतें बताती है। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि उसका मन तो कांग को पीटने का है, बस यौन एक इशारा कर दे। उसी दौरान यौन गुस्से में दोनों की सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ कैंग भी जब उनकी तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश करता है तो उसका दिल नहीं मानता। वो उन यादों को मिटा ही नहीं पाता। फिर यौन अपनी दोस्त के पास जाती है, जहां उसकी दोस्त एक्साइटेड होकर बताती है कि कांग ने स्कूल के सारे स्टाफ को एक बहुत महंगे और शानदार रेस्टोरेंट में पार्टी दी है। वो यौन से कहती है, देख पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर मन करे तो कांग को मार देना। खाने का नाम सुनते ही यौन तैयार हो जाती है। रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद कैंग उसे बोलता है कि वो शराब ना पिए, क्योंकि अब वही उसकी ड्राइवर है और उसे गाड़ी चलानी होगी। लेकिन यौन गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और ढेर सारा शराब पी जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली जाती है और कांग उसके पीछे जाता है। यौन उसकी कार की चाबी वापस देने से मना कर देती है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी डॉक्टर वहाँ पहुंचकर उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है और अपनी कार में बैठाने लगता है, लेकिन कैंग उसे रोक देता है। फिर दोनों के बीच इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि यौन को घर कौन छोड़ेगा। तभी यौन होश में आकर उन्हें लड़ते हुए देखती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जब दोनों की लड़ाई खत्म होती है तो उन्हें एहसास होता है कि यौन वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर दोनों उसके घर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो घर लौटी भी है या नहीं। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकती है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं और देखते हैं कि यौन टैक्सी से उतरकर आराम से अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन यौन उसकी फ्रेंड को बताती है कि पिछली रात शराब पीकर नशे में उसने कांग की कार की चाबी चुरा ली थी और अब मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है जब मैं ज्यादा शराब पी लेती हूँ ना तो अगले दिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तभी कैंग टैक्सी में आता है और यौन के लिए दवा लेकर आता है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन यौन दवा को शक की नजर से देखती है और कहती है, कहीं इसमें जहर वहर तो नहीं मिला रखा, कसम से मेरा उसकी चाबी चुराने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ कैंग को पता चलता है कि उसके सेक्रेटरी ने यौन को बहुत ज्यादा काम दे दिया है। ये सुनते ही वो गुस्से में उसके पास जाता है और डांटते हुए कहता है कि यौन को कोई भी काम सिर्फ वही देगा, कोई और नहीं। बेचारा सेक्रेटरी तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ जब डॉक्टर को यौन की दोस्त से पता चलता है कि यौन हर हैंडसम लड़के से नफरत करती है तो वो सोचता है कि उसे अपने लुक्स थोड़ा खराब करने चाहिए। और क्योंकि उसे ये भी पता चल चुका था कि यौन को खाने से बेहद प्यार है, इसलिए वो लगातार उसके लिए खाना लेकर आने लगता है। आखिरकार डॉक्टर यौन को डिनर डेट पर चलने के लिए पूछता है और यौन आराम से मान
जाती है। डॉक्टर उसके लिए एक बहुत महंगा और खूबसूरत ड्रेस भी लाता है। यौन ड्रेस देखकर कहती है, ये मेरी जिंदगी का पहला इतना महंगा ड्रेस है, लेकिन सच बताऊं तो शायद मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा ना। तब डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मैंने आज तक इतना खूबसूरत ड्रेस नहीं देखा और ना ही इतनी खूबसूरत लड़की जो इसे पहन रही हो। दूसरी तरफ जैसे ही कैंग को पता चलता है कि यौन डॉक्टर के साथ डेट पर गई है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो शॉक्ड होकर बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये सब कब हो गया। उधर डिनर के दौरान डॉक्टर सबके सामने ओपनली बोल देता है कि वो पहली नजर से ही यौन को पसंद करता है और उसे पहली बार देखते ही लगा था कि यही लड़की उसकी किस्मत है। डिनर खत्म होने के बाद यौन वो महंगा ड्रेस वापस कर देती है और लेने से मना कर देती है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। साथ ही वो डॉक्टर को उसके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू भी बोलती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो कोई मजाक या तारीफ नहीं कर रहा था बल्कि सच बोल रहा था। फिर भी यौन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारा कैंग अकेले बैठकर रो रहा होता है और अपने प्यारे मिस्टर पोटैटो से दिल की बातें कर रहा होता है कि यौन उसके साथ क्या क्या कर रही है। अगले दिन कैंग देखता है कि यौन डॉक्टर के साथ बैठी हुई है। उसे देखकर वो जल जाता है और तुरंत यौन को डांटते हुए कहता है कि अभी के अभी उसके ऑफिस में आए। वहाँ जाकर वो बोलता है कि उसका काम पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, इसलिए उसे अभी के अभी स्कूल टीम पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखनी होगी। यौन गुस्से से भर जाती है लेकिन खुद को किसी तरह शांत करके रिपोर्ट तैयार कर लेती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है तो कैंग वहाँ होता ही नहीं। तभी उसका फोन आता है और वो कहता है कि रिपोर्ट लेकर उसके घर आ जाओ। मजबूरी में यौन को फिर उसके घर जाना पड़ता है। घर पहुंचते ही यौन नोटिस करती है कि कांग अपने मिस्टर पोटैटो का बहुत ध्यान रखता है, लेकिन कैंग कूल बनने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसे वो पसंद नहीं और वो जल्द ही उसे फेंक देगा। जैसे ही यौन किचन में जाती है, कैंग मिस्टर पोटैटो को बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसे कभी नहीं फेंकेगा। फिर कैंग देखता है कि यौन बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेती है, इसलिए वो उसके लिए हेल्थी खाना बनाने का फैसला करता है। यौन खाना खाते ही खुश हो जाती है और कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। इतना ही नहीं, वो कांग को अपने हाथों से भी खिलाने लगती है। उसके बाद कांग फिर यौन को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए वो उसके साथ ना आए और ना ही कार चलाए। लेकिन यौन जिद पकड़ लेती है कि वो उसके साथ जरूर जाएगी क्योंकि उसे जानना है कि आखिर वो मीटिंग किसके साथ है। अंदर ही अंदर वो काफी जेलस और परेशान हो चुकी होती है क्योंकि उसे लगता है कि कैंग किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। गुस्से में यौन रास्ते में मिलने वाले हर इंसान पर चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि एक बेचार आदमी जो कहानी से कोई मतलब भी नहीं रखता था, वो भी उसकी डांट का शिकार हो जाता है। वो यौन को मारने ही वाला होती है कि तभी कांग सही समय पर पहुंच जाता है और सिचुएशन संभाल लेता है। वो खुद को बड़ा कूल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यौन अब भी उससे नाराज होती है क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो मीटिंग आखिर किसके साथ थी। गुस्से में यौन घर लौट जाती है। वहाँ उसका भाई उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कांग ही वजह है। वो तुरंत कहता है, बस एक बार बोल दे, अभी जाकर उसे बांध कर लाता हूँ और ऐसी धुनाई करूँगा कि याद रखेगा। लेकिन यौन कहती है कि अगर उसे सच में कुछ करना होता तो वो खुद ही कर लेती, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। रात को यौन सोते समय अपने अतीत की एक दर्दनाक घटना याद करती है, वो हादसा जिसमें उसे लगता है कि उसके माँ बाप की मौत की वजह वही थी। अगले दिन वो सुबह सुबह दौड़ने निकलती है जबकि कांग दूर से उसे देख रहा होता है, लेकिन यौन अचानक रोने लगती है क्योंकि उसके दिल में दबा हुआ पुराना दर्द फिर से बाहर आने लगा था। तभी अचानक कैंग उसके सामने आ जाता है और गलत समय पर अपने प्यार का इजहार कर देता है, जबकि उस वक्त यौन को सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे समझे, उसका दर्द सुने और उसे संभाले। लेकिन कैंग की कन्फेशन सुनते ही यौन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। कैंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। उदास होकर वो सीधे अपने डॉक्टर के पास जाता है और सारी बात बताता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और यौन को लगातार अपने फीलिंग्स दिखाते रहना चाहिए। अगले दिन स्कूल में यौन उदास और खोई खोई सी रहती है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और बस उसे कम्फर्ट देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता है, लेकिन तभी कांग वहाँ पहुँच जाता है और तुरंत डॉक्टर का हाथ हटाकर बोलता है, अरे भाई, कोई किसी लड़की को ऐसे टच करता है क्या? उसके बाद कांग कई बार यौन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यौन हर बार उससे बचकर निकल जाती है। यहाँ तक कि वो स्कूल टीम की रिपोर्ट्स भी उसे ईमेल से भेजती है ताकि आमने सामने ना मिलना पड़े। फिर यौन अपने कमरे में आराम करने जाती है, लेकिन अचानक देखती है कि कांग उसके कमरे में खड़ा है। वो घबराकर पूछती है, तुम यहाँ अंदर आए कैसे? कांग कहता है कि वो हर जगह उसका पीछा करेगा जब तक उसे ये समझ न आ जाए कि वो उससे ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर वो कमरे में रखी यौन की बचपन की तस्वीरें देखने लगता है और कहता है कि वो बचपन में भी बहुत प्यारी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यौन उसे दूर धकेल देती है। आखिरकार कांग वहाँ से चला जाता है। बाद में यौन अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। उसकी दोस्त तो पहले से ही ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही होती है। फिर वो यौन से पूछती है कि आखिर उसे डॉक्टर कैसा लगता है, क्योंकि कैंग को लेकर तो मामला ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था।
दूसरी तरफ कैंग बच्चों की तरह उदास बैठा होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि यॉन उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटता है, यॉन खुद उसके पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि अब उसे इग्नोर करना बंद करे और दोनों को सीरियसली बात करनी होगी। यॉन उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे दूर रहे और उसके करीब आने की कोशिश न करे। रात में यॉन फिर से शराब पीकर बैठी होती है और नशे जैसी हालत में कांग को वीडियो कॉल कर देती है। फिर उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसकी बात मानकर उससे दूरी क्यों बना ली। वो कहती है, इतनी जल्दी मान भी गए, मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर सच में करते तो मेरी बात थोड़ी मानते। इसके बाद कांग उसी रात उसके घर पहुंच जाता है। नशे में धुत यॉन उससे वादा करवाती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो खुद ही उसे दूर जाने के लिए क्यों ना बोले। अगले दिन जब यॉन को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद कैंग को कॉल किया था, तो वो शर्म और शौक से भर जाती है। लेकिन कैंग तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब वो और भी ज्यादा उसके करीब आने लगता है और फिर से उसे अपनी पर्सनल ड्राइवर बनने पर मजबूर कर देता है। तभी यॉन उसे बताती है कि अगले दिन वो स्टूडेंट्स के साथ स्कूल ट्रिप पर जा रही है और डॉक्टर भी उनके साथ आने वाला है। लेकिन अगले दिन यॉन हैरान रह जाती है क्योंकि कांग स्टूडेंट्स से पहले ही ट्रिप के लिए पूरी तैयारी करके पहुंच चुका होता है। इतना ही नहीं, वो चालाकी से डॉक्टर को एक जरूरी काम दे देता है ताकि वो उनके साथ न आ सके। पूरी ट्रिप के दौरान कांग बस यॉन को ही देखता रहता है और मन ही मन उसकी तारीफ करता रहता है कि वो कितनी खूबसूरत है। जब यॉन समुद्र में उतरने लगती है तो कांग उसे रोकते हुए कहता है कि समुद्र का पानी बैक्टीरिया से भरा हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। लेकिन हमारी जिद्दी यॉन उसकी एक नहीं सुनती और फिर भी पानी में उतर जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी किसी तरह उनके पीछे ट्रिप पर पहुंच जाता है। शाम को यॉन कांग से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि उसकी वजह से वो हर समय परेशान रहती है और लगातार उसी के बारे में सोचती रहती है। लेकिन कांग उसकी एक भी बात सीरियसली नहीं लेता और तय कर लेता है कि वो अब यॉन को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। परेशान होकर यॉन अपनी दोस्त को बार बार फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रिप पर आकर उसे इन दोनों लड़कों से बचाए जो लगातार उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार उसकी दोस्त वहाँ पहुँच जाती है और फिर सब लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं। खाना खाते वक्त कैंग बार बार चोरी से अपनी टांग यॉन की टांग से टकराने लगता है। यॉन इरिटेट हो जाती है और बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। लेकिन कांग फिर उसके पीछे चला जाता है और गार्डन में उसे रोक लेता है। वहाँ वो यॉन से कहता है कि उसे पता है कि वो भी उससे प्यार करती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यॉन की दोस्त एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, सच सच बता, तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? उसने आखिर बोल क्या दिया? और हाँ, अगर इस बार तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा तो इसका मतलब तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। तभी कांग यॉन को मैसेज भेजता है और उसे अकेले मिलने बुलाता है क्योंकि वो उससे एक जरूरी बात करना चाहता था। और यॉन भी उससे मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर पहुँच जाती है ताकि कांग उसकी खूबसूरती से नजर ही न हटा पाए और वो फिर से वही पुरानी हरकत न कर दे और अचानक उसे किस करके उसका दिमाग खराब कर दे। इसलिए जब भी कांग उसके करीब आने की कोशिश करता, यॉन तुरंत उससे दूर हट जाती। दूसरी तरफ डॉक्टर अपने परिवार से रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्कूल का नया डायरेक्टर बना दिया जाए ताकि वो कांग की जगह ले सके। अगले दिन डॉक्टर खुद यॉन के घर जाता है और उसे बताता है कि अब वो स्कूल का नया डायरेक्टर बनने वाला है। साथ ही वो उसके लिए एक केक भी लेकर आता है। केक देखते ही यॉन की आंखें चमक उठती हैं और वो ऐसे टूट पड़ती है जैसे जिंदगी में पहली बार केक देखा हो। तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और शौक होकर बोलती है, अरे लुटेरी, पूरा केक अकेले खत्म कर दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं? फिर उसकी दोस्त उसे समझाती है कि अगर वो कैंग को ऐसे ही इग्नोर करती रही और उसे कोई उम्मीद नहीं दी तो धीरे धीरे वो खुद ही हार मानकर उससे दूर चला जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि यॉन दिल से बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कांग उससे दूर जाए, इसलिए वो अचानक कांग के पास जाती है, उसे किस करती है। उसके दिमाग में यही था कि अब कांग उससे और दूर नहीं जाएगा। लेकिन बाद में अकेले बैठकर खुद ही सोचने लगती है, ये मैंने क्या कर दिया, आखिर इससे मिला क्या? दूसरी तरफ कैंग अपनी दादी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ही स्कूल का डायरेक्टर रहने दे। लेकिन डॉक्टर भी डायरेक्टर बनने के लिए पूरी तरह अड़ा हुआ था और मजेदार बात ये थी कि दोनों ये सब सिर्फ यॉन के करीब रहने के लिए कर रहे थे। अगले दिन पता चलता है कि डॉक्टर सच में स्कूल का नया डायरेक्टर बन गया है। ये सुनकर यॉन उदास हो जाती है क्योंकि अब वो कांग को रोज स्कूल में नहीं देख पाएगी जैसे पहले देखा करती थी। फिर डॉक्टर उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन इस बार यॉन साफ साफ कह देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब यॉन घर पहुँचती है तो देखती है कि कांग ने उसके लिए मिस्टर पोटैटो की एक प्यारी ड्राइंग बनाई है और उसे बाहर चलने के लिए पूछा है। इस बार यॉन भी मना नहीं करती और दोनों साथ में डेट पर निकल जाते हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, खूब गेम्स खेलते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे पल साथ बिताते हैं। फिर दोनों एक सैड मूवी देखते हैं। फिल्म इतनी इमोशनल होती है
कि कैंग रोने लगता है जबकि यौन आराम से स्नैक्स खाती रहती है। कैंग अभी भी फिल्म से इमोशनल होकर आंसू बहा रहा होता है और यौन उसकी तरफ देखकर बोलती है, हो गया रोना धोना या अभी और बाकी है। कैंग हैरान होकर पूछता है, तुम रो क्यों नहीं रही, तुम्हारे पास दिल विल है भी या नहीं। तब यौन आराम से जवाब देती है कि वो किसी किताब या फिल्म के लिए कभी नहीं रो सकती, चाहे वो कितनी भी दुख भरी क्यों ना हो। फिर यौन अचानक सीरियस होकर कांग से पूछती है, अगर मैं हमेशा ऐसी ही रही, इमोशंस दिखाने में कमजोर, तब भी क्या तुम मुझे प्यार करोगे। कैंग बिना एक सेकंड सोचे कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसी रात यौन को बचपन की वो घटना याद आती है जब वो अपने माता पिता को कैंग के घर ले जाना चाहती थी ताकि वो उससे माफी मांग सके, क्योंकि उसने बचपन में उसे मोटा और बदसूरत कहकर बहुत हर्ट किया था। लेकिन जिस दिन वो लोग उसके साथ जाने वाले थे उसी दिन एक बड़ा हादसा हुआ और यौन ने अपने माँ बाप को खो दिया। तभी से वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती आ रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर अब भी यौन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यौन के मना करने के बाद भी वो उसके लिए चॉकलेट्स और उसकी पसंद की मिठाइयाँ लेकर आता रहता है। रात में यौन कांग से मिलती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है, लेकिन कांग मुस्कुराकर कहता है कि अगर वो जिंदगी भर भी उसके साथ ऐसा ही करे तब भी जैसे ही वो उसे मेरे प्यार कहकर बुलाएगी वो सब भूल जाएगा। अगले दिन यौन कांग के घर जाती है और इस बार वो बहुत सीरियस होती है। वो उसके आलीशान घर, महंगे कपड़ों और उसकी रिच फैमिली की बात करती है। कैंग समझ ही नहीं पाता कि वो अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। तब यौन कहती है कि कैंग बहुत अमीर है, एक बड़ी और मशहूर फैमिली से है, जबकि वो खुद गरीब और अनाथ है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जो कैंग के लेवल का हो। इसलिए वो कहती है कि दोनों को अभी अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि उनका रिश्ता और गहरा हो जाए। कैंग उसकी बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए। तभी अचानक कैंग की माँ वहाँ आ जाती है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय वो बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसका बेटा आखिरकार किसी लड़की से प्यार करने लगा था। वो एक्साइटेड होकर यौन से कहती है, बस आज से तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड हो। यौन शर्म और शौक से भर जाती है, जल्दी से उन्हें ग्रीट करती है और वहाँ से भाग निकलती है। अगले दिन यौन जानबूझकर कैंग से दूरी बनाने लगती है। वो उसके साथ मजाक तक नहीं करती और उसे बिल्कुल मौका नहीं देती कि वो उससे ढंग से बात भी कर सके। समय के साथ कैंग यौन के इस ठंडे बिहेवियर से टूटने लगता है। वो हर वक्त अपने प्यारे मिस्टर पोटैटो के सामने बैठकर अपने दिल का दर्द सुनाता रहता है और यौन की शिकायतें करता रहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी हर बार जब यौन को उदास देखता तो उसके लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लेकर आता और उधर कैंग को जब भी यौन की याद आती वो उसके घर के सामने पहुंच जाता और बस इतना कहता, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता। लेकिन यौन उसे जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन तो वो उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए। तब कैंग खुद कार वहीं छोड़कर पैदल ही जाने लगता है। यौन उसे रोकते हुए कहती है, ठीक है जाओ, वैसे भी तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। असल में यौन खुद अंदर से टूटी हुई थी। वो जानती थी कि कैंग का उसके माँ बाप की मौत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे पूरी तरह माफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो उससे दूर भी रहना चाहती थी और उसके बिना रह भी नहीं पा रही थी। अगले दिन यौन फिर कांग से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कांग इस बार उसका पीछा करता है और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो और चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी। यौन उसे समझाते हुए कहती है कि वो अपने आप पर कंट्रोल रखे और ऐसे सपनों के पीछे ना भागे जो कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन अब कैंग की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी, खासकर इसलिए क्योंकि अब वो स्कूल का डायरेक्टर नहीं था और यौन को रोज देख भी नहीं पाता था। एक दिन अचानक कैंग देखता है कि यौन उसके घर के बाहर चुपचाप बैठी है। उसने दरवाजा तक नहीं खटखटाया क्योंकि उसके दिल में भी वही तड़प और वही इंतजार था जो कैंग महसूस करता था। ये सिलसिला कई बार होने लगा। फिर एक दिन यौन बिना कुछ बोले उसके घर आ जाती है। कैंग उसे कहता है कि वो बहुत क्रूअल है। तब आखिरकार यौन फैसला करती है कि अब वो उसे पूरा सच बता देगी। वो उसे अपने अतीत की सारी बातें बता देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। उसी समय कांग भी वहाँ पहुँच जाता है और परेशान होकर पूछता है कि वो रो क्यों रही है, क्योंकि रिश्ता तो उसने खुद खत्म किया था। डॉक्टर तुरंत कांग को रोकते हुए कहता है कि वो यौन से दूर रहे और उसे हाथ तक न लगाए। इसके बाद यौन अपने बड़े भाई के पास जाती है। वो लगातार रो रही होती है तो उसका भाई उसे संभालता है और सुला देता है। वो भी उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने यौन को पहले कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। दूसरी तरफ डॉक्टर उस रात कांग के घर रुकता है। अगले दिन यौन की दोस्त नोटिस करती है कि वो बहुत दुखी है, इसलिए वो उसे बाहर घूमने चलने के लिए कहती है। वो उसे छोटे कपड़े पहनाकर बैड गर्ल वाइब देने की कोशिश करती है और उसकी तस्वीरें लेकर सीधे कैंग को भेज देती है। साथ में मैसेज करती है, हमने फैसला किया है कि अब हम अपनी जिंदगी फुल क्रेजी स्टाइल में जिएंगे। लेकिन उसी रात कैंग की कार
का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद योन के पास कैंग के फोन से कॉल आती है और कोई बताता है कि इस फोन के मालिक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही योन घबरा जाती है और तुरंत उसके घर भागती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि कांग बिल्कुल ठीक है। वो शौक में उससे उसका फोन पूछती है तो कैंग कहता है कि एक्सीडेंट के दौरान फोन कहीं खो गया। फिर वो योन से पूछता है कि वो इतनी रात को उसके घर क्यों आई है। कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार योन मान लेती है कि वो उससे प्यार करती है और पहले उससे झूठ बोल रही थी। कांग भी कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो उसे और झूठ नहीं बोल सकता। फिर वो स्वीकार करता है कि उस हादसे में कहीं न कहीं वही वजह था जिसकी वजह से उसके माँ बाप की मौत हुई, और इसलिए वो योन से कहता है कि वो उससे दूर चली जाए और सब कुछ भूल जाए। अगले दिन योन फिर उसके घर जाती है, लेकिन कांग उससे मिलने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके लायक ही नहीं है, लेकिन तभी उसका दोस्त चुपके से योन को अंदर आने देता है। दोनों आमने सामने बैठकर बात करते हैं और कांग कबूल करता है कि उसने उससे सच छुपाया था, क्योंकि उसे डर था कि सच जानने के बाद वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। आखिर में वो फिर योन से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। योन उसकी बात मानकर चली तो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही इंसान था जो हर बार उसे खुश कर देता था, चाहे उसने उसे कितनी ही बार रिजेक्ट क्यों ना किया हो। दूसरी तरफ कांग अब पहले से ज्यादा गुस्सैल और टूट चुका था, खासकर डॉक्टर को लेकर, और तभी वो डॉक्टर से एक बेहद अजीब रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी शर्ट का सिर्फ एक धागा काट दे। लेकिन बेचारा डॉक्टर कैंग से इतना डरा हुआ होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और धागा काटने की जगह पूरी शर्ट ही फाड़ देता है। दूसरी तरफ रात में योन चुपके से उठती है और अपने भाई बहनों से छिपते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वो सीधा कांग के पास पहुंचती है। कांग उसे देखकर कहता है कि इतनी रात को उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन योन साफ बोल देती है कि वो आज घर नहीं जाना चाहती, वो आज उसके साथ रहना चाहती है, उसके करीब, बिल्कुल वैसे जैसे प्यार करने वाले कपल्स रहते हैं। ये सुनकर कैंग पूरी तरह नर्वस हो जाता है और मासूमियत से पूछता है, लेकिन लोग साथ में आखिर करते क्या हैं? तब योन उसे तंग करते हुए कहती है, अरे मुझे सब पता है बेवकूफ, तुम बस वही करना जो मैं करूंगी, ठीक वैसे ही। तभी दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई नोटिस कर लेता है कि योन घर में नहीं है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो जरूर कांग के पास गई होगी। वो योन की दोस्त को कॉल करता है और किसी तरह कैंग का एड्रेस पता कर लेता है। उधर योन कांग से कहती है कि उसे सब पता है कि कपल्स क्या करते हैं और सबसे पहले उन्हें डांस करना चाहिए। फिर वो अजीबोगरीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी डांसर वही हो। तभी अचानक उसका बड़ा भाई और उसकी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। उसका भाई गुस्से में उसे पकड़कर वापस ले जाने लगता है, लेकिन योन उस पर चिल्लाकर कहती है, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा टाइम साथ बिताना चाहते हैं। उसका भाई गुस्से में कहता है कि अब वो कांग से कभी नहीं मिलेगी। वो सामने रखी चीज उठाकर अपने भाई को मारने दौड़ पड़ती है और कहती है कि कैंग तो अब प्रैक्टिकली उसका हस्बैंड बन चुका है। उसका भाई शॉक होकर बोलता है, अरे अभी से शादी विवाह, वो अभी बच्चा है, इतनी जल्दी घर की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? लेकिन योन कॉन्फिडेंटली कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन उसकी दोस्त योन के कपड़े देखकर सिर पकड़ लेती है और कहती है, भगवान का शुक्र है कांग से पहले मैंने तुम्हें देख लिया। ये क्या पहन लिया है तुमने? हमें बदनाम करवाकर ही मानोगी क्या? फिर वो कहती है कि उसके लिए दूसरे कपड़े देगी है। बाद में जब योन कांग से रेस्टोरेंट में मिलने जाती है तो कैंग बस उसे लगातार देखता ही रह जाता है। तभी योन का भाई उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और वार्निंग देता है कि अपनी नजरें काबू में रखे, वरना उसका दूसरा रूप भी देखना पड़ेगा। और उधर डॉक्टर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी योन के लिए चॉकलेट्स और खाने पीने की चीजें लाता रहता है और इस बार तो सीधे उसे कॉफी पर बुला लेता है। योन तुरंत हाँ कर देती है। कॉफी के दौरान योन उससे कहती है, प्लीज मुझे पसंद करना बंद कर दो। तब जाकर डॉक्टर को एहसास होता है कि योन पूरी तरह से कांग से प्यार करती है। हार मानते हुए वो माफी मांगता है और कहता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है अब तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाना बंद करना पड़ेगा। योन मुस्कुराकर कहती है, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और फिर उसे एक दोस्ताना हक दे देती है। एक दिन कैंग योन के भाइयों के पास एक गुजारिश लेकर जाता है। वो योन से शादी करना चाहता है। हैरानी की बात ये होती है कि उसके भाई बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान जाते हैं। इसके बाद कैंग योन को एक खूबसूरत सफेद ड्रेस देकर सरप्राइज करता है और इसी के साथ ये शानदार सीरीज खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।